मुंह दबाया और मेरे बाल पकड़े और मुझे खींचने लग गया। तो एक और बहुत ही हॉरिफाइंग स्टोरी है। अपना देश है, उसके एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठा रही हूँ। बट हेलो एवरीवन, फर्स्ट टाइम मैंने जो स्टोरी शेयर की थी वो मेरे 12th पास होने के बाद की थी और एक अवेयरनेस स्टोरी थी। तो साथ में एक और स्टोरी है जब मैं 12th में पढ़ती थी तब की। मैंने कहा जब स्टोरी शेयर कर ही रही हूँ तो एक और बहुत ही हॉरिफाइंग स्टोरी है ये, मैंने सोचा वो भी शेयर कर दूँ। और ये स्टोरी ऐसी है जो किसी भी लड़की के लिए जो अपनी 12th में है या ग्रेजुएशन में है उसके लिए लाइफ टाइम ट्रॉमा भी हो सकता है। इस बार मैं ऐसी ही एक स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। जब मैं 12th में थी तो मैंने साइंस लिया हुआ था, बायो स्ट्रीम थी मेरी। और मेरा जो स्कूल था वो सेमी गवर्नमेंट था। अब आप ये मत कहना कि मैं अपना देश है उसके एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठा रही हूँ, बट हाँ ये सच है कि सेमी गवर्नमेंट स्कूल हो गए, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, इनमें पढ़ाई इस लेवल की तो नहीं होती है कि आप अच्छे मार्क्स हासिल कर लें, स्पेशली बोर्ड। तो मेरी 4 कोचिंग थी। स्कूल की टाइमिंग होती थी सुबह के 9:30 से शाम के 4 बजे तक और 4 कोचिंग थी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश। तो सर्दियों में जब दिन लेट जो है शुरू होता है और शाम को जल्दी अंधेरा होता है और एक छोटी सिटी में बहुत मुश्किल होती थी स्कूल अटेंड करके चारों कोचिंग पढ़ना, तो जाहिर सी बात है कुछ और टाइम होते थे कोचिंग के, मजबूरी होती थी, अदरवाइज सब कुछ एक दिन में मैनेज नहीं हो पाया करता था, स्पेशली सर्दियों के दिन में। कि ऐसा छोटे शहरों में होता है ना कि लड़कियां अंधेरे में घर से बाहर ना जाएं या अंधेरा होने से पहले वो घर में आ जाएं। तो यही चीज वहां भी थी। तो मेरी जो बायोलॉजी की कोचिंग थी वो अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock पे शुरू होती थी। एंड मेरे पास उस वक्त साइकिल थी। तो अब अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे अगर मुझे क्लास अटेंड करनी है तो मैं सुबह 5 बजे उठूंगी, थोड़ा सा फ्रेश अप होंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी अपनी कोचिंग के लिए। साइकिल से जाती थी, 15 मिनट लग ही जाएगा। मेरी मदर नहीं चाहती थी कि मैं इस कोचिंग में इतनी सुबह जाऊं, फिर वो ये चाहती थी कि साइकिल से मत जाओ, मैं छोड़ने चलूंगी। मेरे अंदर थोड़ा सा ये भी था कि अरे मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं तो साइकिल से जा रही हूँ, है ना। यही होता है कम उम्र और रिवेलियस पंच होता है ना, जो हम लोग को फील कराता है कि हम तो बड़े हो गए हैं। बट हमारे पेरेंट्स के पास एक्सपीरियंस होता है। बट ठीक है, मैं लड़ पड़ती थी मम्मी से और कहीं ना कहीं मेरे दिल में रहता भी था क्योंकि मेरी मदर जॉब करती थी और उनको भी सुबह जल्दी जाना होता था घर के पूरे काम करके। तो मुझे ऐसा लगता था कि मम्मी मेरी वजह से इतनी जल्दी उठेंगी। वैसे वो 7 बजे उठती थी सर्दियों में, बट अगर मुझे छोड़ने जाएंगी तो इतनी जल्दी उठेंगी सुबह सुबह 5 बजे, फिर इतनी सर्दी में मुझे छोड़ने जाएंगी, फिर वो वापस घर आएंगी। तो नहीं मम्मी आप नहीं जाओगे। तो ज्यादा दिन नहीं हुए थे, 10 से 15 दिन तक वो कोचिंग में उस टाइम पे अटेंड कर पाई थी। 10 मिनट में पहुंच जाती थी कोचिंग, मेरे घर से कोचिंग का रास्ता बस 10 ही मिनट की दूरी पे था। तो मैं 5:15 बजे अपनी साइकिल निकालती थी और पहले जो हमारे फर्रुखाबाद का एक महान मंदिर है पांडेश्वर नाथ मंदिर, वहां जाती थी, उनके दर्शन करती थी बाहर से। और फिर मैं अपनी कोचिंग का जो गली था, कॉलोनी था, उसमें चली जाया करती थी। मैं जैसे ही पांडेश्वर नाथ के दर्शन करके मैं अपनी साइकिल पे चढ़ी और मैं निकली, तो मुझे फील होने लगा कि मेरे पीछे एक साइकिल लगी हुई है। अच्छा, उस बंदे को मैंने मंदिर के बाहर देखा था। उसके पास एक बड़ी वाली 22 इंची साइकिल थी और उसका कद मेरे से भी छोटा था। बहुत लंबा नहीं था, हार्डली 5 फीट का आदमी होगा वो। और वो आदमी था, कोई लड़का नहीं था वो। और आदमी भी ऐसा लग रहा था जैसे लेबर वगैरह होते हैं, उस टाइप का आदमी था वो। तो क्या हुआ कि मैंने थोड़ा-सा ऐसे करके देखा साइड आई से, तो मैं समझ गई क्योंकि लड़कियों के पास एक सिक्स्थ सेंस होता है। जब मैं मंदिर के बाहर मैंने उसे देखा है, मंदिर के एंट्री करने पे भी वो मुझे वहां दिखा था और एग्जिस्ट करने पे भी दिखा था। और उसकी जो नजरें थी ना, बहुत खराब थी क्योंकि उसकी आंखें ही मुझे दिख भी रही थी। सर्दियां थी तो यहाँ पे तो कुछ बांधा हुआ था, बाकी ऐसे करके इतना ये फेस दिख रहा था। सो मैं ऐसे करके देखने लग गई तो मैंने अपनी साइकिल बहुत तेज की। तो थोड़ी देर बाद वो मुझे नहीं दिखा। मुझे लगा कि होगा कोई, वो दूसरी रास्ते चला गया होगा। बट हम जाते थे उस कॉलोनी के मेन रोड से, और कॉलोनी में आप जानते हो कई सारे कट वाले रास्ते होते हैं, गलियां आपस में मिली होती हैं, इस गली से उस गली। तो जब मैं मेन रोड से क्रॉस करके एक जो तिराहा टाइप का बना, एक दूसरी गली जुड़ रही थी, मैं वहां तक पहुंची। वही आदमी वहां पे खड़ा हुआ था, उसकी साइकिल वहां साइड में टिकी हुई थी और वो भाग के आया। उसने मेरा मुंह दबाया और मेरे बाल पकड़े और मुझे खींचने लग गया, साइकिल से उतारने की कोशिश करने लग गया। और मैं मैं ब्लैंक कि मैं क्या करूंगा। और उस वक्त इतना ये हुआ अच्छा कि हाँ, मैं एक बहुत स्ट्रांग माइंडसेट की लड़की हूँ। और ऑल थैंक्स टू माय फादर। मेरे फादर मुझे 12 साल की एज में छोड़ के चले गए थे, लेकिन तब तक भी उन्होंने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया था। जब मुझे कोई चोट लगती थी ना, मैं रोया करती थी, तो मेरे पापा ये कहते थे कि मुझसे बात मत करना अगर छोटी छोटी चीजों के लिए रोती हूँ। जरा सी चोट लग जाती है तो रोती हूँ, मुझसे बात मत करना।
मेरे भाई से मेरी लड़ाई हो जाती थी, वो मुझे अगर मार देता था तो मेरे पापा ये बोलते थे, पलट के तू 2 मार, मुझसे शिकायत मत किया कर। ठीक है, जिस दिन इसको पता लगेगा कि मैं इसको मारूंगा तो पलट के मुझे पड़ेंगे, उस दिन से ये तुझे मारना छोड़ देगा। तो मेरे फादर ने मेरी कंडीशनिंग ऐसी की थी, और मेरे पापा ये कहते थे कि लड़कों को मत सिखाओ हाथापाई, पर लड़कियों को जरूर सिखाओ। सो उसने जब मुझे ऐसे पकड़ा तो मैंने अपनी साइकिल का हैंडल नहीं छोड़ा, और मेरा जो एक पैर पेडल पे था और दूसरा पैर जमीन पे था, जिससे कि मैं साइकिल से गिरूं ना। मेरे प्रेजेंस ऑफ माइंड उतना काम किया और मैं साइकिल से नहीं गिरी, और वो जो है मेरा मुंह दबाया, मेरे बाल खींच के मुझे साइकिल से गिराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर जो दूसरा हाथ था मेरा, जो हैंडल पे नहीं था, उससे मैंने, मेरे नेल्स थे बड़े बड़े, मैंने उसका हाथ पकड़ा और नेल्स गड़ाए उसके हाथ पे, और ऐसे करके हाथ निकाला, और मैं बहुत तेज चिल्लाई। मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम पीयूष है, मैं बता दूं वो फीमेल है बट उसका नाम पीयूष था, तो ये एक मेल नाम था। मैंने बहुत तेज से चिल्लाया पीयूष पीयूष, क्योंकि वहां से मात्र 10-15 मीटर की दूरी पे ही पीयूष का घर था, और वो भी उसी कोचिंग में जाती थी, हम लोग क्लासमेट थे, और साथ ही साथ कोचिंग भी हमारी साथ ही साथ थी। तो मैं चिल्लाई पीयूष पीयूष बचाओ। एंड वो आदमी, जब मैंने उसके हाथों में नाखून मारे, लड़कियों के बहुत बड़े हथियार हैं ये नाखून, रखा करो आप लोग, ठीक है, बाहर जाती हैं तो जरूर रखा करो, बैग में से ब्लैक पेपर स्प्रे निकालने में फिर भी समय लगेगा, ये है ना अपने रेडीमेड, ये कहीं नहीं जाते हैं। तो जब उसके दर्द भी हुआ होगा और मैं चिल्लाई, मेरा डिसबैलेंस नहीं हो रहा था, हमें ये जो झड़प है ना, खींचतान, ये काफी देर चली है, और तब उसने मुझे छोड़ा और उसी गली में वापस भाग गया। एंड तब इतनी स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं होती थी, गली एकदम अंधेरी थी, एक स्ट्रीट लाइट नहीं थी, और जो मेन, जो कॉलोनी का मेन रोड था, उस पे भी जो लाइट्स थी ना, वो घरों के बाहर की लाइट थी, स्ट्रीट लाइट वहां भी नहीं थी। तो जैसे ही उसने मुझे छोड़ा, मैंने तुरंत अपनी साइकिल में पेडल मारा, और जहां मेरी कोचिंग थी, सीधे मैं अपनी कोचिंग के डोर पे जाके रुकी, और मैंने साइकिल ऐसे ही छोड़ दी, और साइकिल ऐसे नीचे से निकल के काफी दूर जाके गिरी, और उसका पहिया चलता रहा बहुत देर तक, क्योंकि मैं इतनी स्पीड में आई थी, और मैं कोचिंग के अंदर गई हूँ तो मैं थरथरा रही थी, और पसीना चल रहा था मेरी बॉडी से। और उस दिन हमारा टेस्ट था, तो पहले तो मैंने टेस्ट दिया और मैं बिल्कुल चुप रही। मेरी जो फ्रेंड थी और भी, उन्होंने उससे पूछा, दीप्ति आज बोल नहीं रही हो, दीप्ति बोल नहीं रही हो, क्या हुआ? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बट जब मैंने पूरा अपना पेपर सॉल्व कर लिया, तब मैंने कहा कि सर मुझे कुछ बात करनी है। मैंने बताया सर मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो सर ने कहा आज के बाद कोई भी इस टाइम पर नहीं आएगा, हम लोग 1 घंटा टाइम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आप कोचिंग भले ही अल्टरनेट डे पे आ जाओ, बट ये खतरा तो हम नहीं ले सकते, ये रिस्क तो नहीं ले सकते। हम सिटी तो सुधार नहीं लेंगे, बट हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में होती है। आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, मैंने ये स्टोरी कभी भी अपनी मदर और अपने ब्रदर से शेयर ही नहीं की। रीजन मेन कि मेरे भाई और मेरी मम्मी मेरी कोचिंग बंद करा देती, मतलब किसी भी टाइम पे जाना मेरा बंद हो जाता, क्योंकि एक कोचिंग थी वो मैं शाम को पढ़ के आती थी, शाम को 6 से 7 की थी, तो घर पहुंचते पहुंचते सर्दियों में तो 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है, मेरी तो कोचिंग ही 6 बजे स्टार्ट होती थी और 7 बजे खत्म होती थी, तब मैं घर जाती थी। मेरी वो कोचिंग भी बंद हो चुकी हूँ, कोई मेरी कोचिंग बंद नहीं करा देगा आज। और अब इतनी समझ भी है मुझ में कि मैं अगर अकेली निकलती हूँ तो खुद को हैंडल कर लूंगी। लड़कियों, खतरे आते रहते हैं, स्ट्रांग बनो। मैं हर माँ से कहूंगी, अपनी लड़कियों को ज्यादा स्ट्रांग बनाओ, उन्हें लड़की बना के मत पालो। जैसे अपने आप बोलते हैं ना लड़कियों से कि लड़कियों में थोड़ी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी हया होनी चाहिए, थोड़ा धीमे बोलना चाहिए, थोड़ा कम हंसना चाहिए, कम बात करनी चाहिए। नहीं, उनको इंसान की तरह पालो, जैसे आप अपने बेटे पालते हो वैसे ही अपनी बेटियां पालिए। फर्क मत करिए, उनको जरूरत है स्ट्रेंथ की, क्योंकि उनको बाहर जाके लड़कों से बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है, हर जगह बलचर होते हैं लड़कियों के लिए। सोचिए अगर उस दिन मेरी साइकिल का हैंडल मेरे हाथ से छूटता, दूसरे हाथ से भी, और मेरे नेल्स इतने बड़े ना होते, मेरा गला इतनी तेज ना होता, तो मेरा क्या होता आप लोग समझ सकते हो। वो मुझे अडॉप्ट करके बेटी बनाने तो अब वहां खचेड़ के नहीं ले जा रहा था, उसके क्या इरादे रहे होंगे आप लोग समझ सकते हो। मैं वो शब्द कहना भी नहीं चाहती, मैं नहीं कह सकती उस शब्द को। फादर्स अपनी बेटियों को स्ट्रांग बनाइए। हम लोगों पे, यानी कि बेटियों पे, आपकी बातों का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। कहते हैं ना, कोई हमको 10 बार कोई चीज समझाएगा, करने को बोलेगा, हम नहीं करेंगे, बट अपने पापा के एक बार कहने पे होता है। मैं जानती हूँ ये पर्सनली। अपनी बेटियों को हिम्मत वाला बनाइए। बाहर के खतरे का हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम दुनिया सुधार नहीं पाएंगे। और भारत जैसे देश में तो आप जानते हो लड़कियों के लिए कितना खतरा है हर जगह, बट अपने घर की बात पहले करनी चाहिए। तो अपने देश में है कुछ ज्यादा ही है। तो स्ट्रांग बनिए, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहिए, दिमाग से स्ट्रांग रहिए,
और अपने बैग रेडी रखिए। बैग से ब्लैक पेपर स्प्रे निकालने में समय लगता है, समझ गए। ओके, सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, स्टे स्ट्रॉन्ग गर्ल्स, टेक केयर। और प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे नहीं लगता मेरा चैनल अभी मोनेटाइज हो पाएगा कि नहीं, अब तो नेक्स्ट ईयर का लग जाएगा, कैसे होगा पता नहीं।